अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। कितनी फोहड़ लड़की से शादी कर ली मैंने, जिसको कुछ बनाना भी नहीं आता। साइम आह भर कर रह गया था। तो ठीक है ना, आप दूसरी शादी कर लें किसी अच्छी सी लड़की से जिसको सारा काम करना आता हो, फिर वो आपका सारा काम कर दिया करेगी। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। काजमा ने पुरजोश होकर उसको मशवरा दिया था, जिस पर साइम उसे देख कर रह गया था। मतलब वो अपने चंद घंटों के निकाह को भूले उसे दूसरी शादी के मशवरे दे रही थी। लड़की, अपनी जुबान कम चलाओ और हाथ ज़्यादा, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से रोटी बनाओ। साइम वहाँ पड़ी फ्रूट बास्केट से सेब उठाकर खाते हुए उसको बोला था। उसको दोबारा इसी बात पर आते देख काज़मा मुठियाँ भींच गई थी। मतलब वो उसे दूसरी शादी के मशवरे दे रही थी और उसे अपने पेट की फिक्र सताए जा रही थी। ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ऐसी लड़की जो अपने शौहर को खुशी खुशी दूसरी शादी की रजामंदी दे रही है। पर नहीं, यहाँ काज़मा की कदर किसको है। काज़मा खुद से बुड़बुड़ाकर इधर उधर आटा ढूंढने लगी थी, लेकिन उसकी गोहर अफशानी साइम के तेज कान सुन चुके थे, इसलिए उसे तपाने के लिए मज़े से बोला था। मुझे फ़िलहाल तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन दूसरी शादी करनी हुई तो बिना इजाज़त के कर लूँगा, और परेशान न होना। और मैं उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। काज़मा जबरन मुस्कुराकर बोली थी। स्टूल घसीटकर आटे वाली कबर्ड के पास रखा, लेकिन उस पर चढ़कर भी काज़मा का हाथ ऊंचाई तक नहीं पहुँचा था। साइम, जो आज किस्मत से किचन में आ गया था, आटा इतना ऊपर रखा देखकर उसको हैरत का शदीद झटका लगा था। ये आटा है या कोई कीमती चीज़ जो इतनी ऊंचाई पर छुपा कर रखी हुई है? उसकी बात पर काज़मा अजीब नज़रों से साइम को देखने लगी थी। मतलब वो उससे पूछ रहा था जैसे बरसों से वही तो इस किचन को संभालती आ रही थी। मुझे क्या पता, ये तो आपके घर वालों से पूछना है। काज़मा ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया था। साइम अपनी जगह से उठा था और उसको वो आटे का बॉक्स दे रहा था, लेकिन फिर वही शल पर रख दिया। काज़मा ने बॉक्स लेने के लिए आगे किए, हाथ हवा में थे, जिसको देखते साइम ने फिर उस पर तंज किया था। हाथ तो तुमने ऐसे फैलाया जैसे इस डब्बे को उठा सकती हो। जितना तुम्हारा खुद का वज़न है ना, इससे ज़्यादा तो आटे का होगा। काज़मा नीचे उतरते बाउल में आटा डालने लगी थी। वो बहुत एहतियात से आटा निकाल रही थी, लेकिन फिर भी अपने कपड़ों समेत शेल्फ पर गिरा चुकी थी। अगर एहतियात के बाद ये हाल है, बिना एहतियात के निकालती तो पता नहीं क्या करती। साइम सोच कर रह गया था, फिर सर झटक कर अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। बाउल को शेल्फ पर रखते पानी का जग उठाते उसमें पानी डाला था, जिससे आटा पानी में तैरने लगा था। ओ, बुआ ने तो नमक भी डाला था। याद आने पर इधर उधर देखकर सामने बड़े डब्बे को उठाया था, जो असल में चीनी का था। वैसे तो इस पे लिखा हुआ था, लेकिन काज़मा ने पढ़ने की जहमत ना की थी। एक ढक्कन भरकर उसमें चीनी, जो काज़मा की नज़र में नमक था, डालकर फिर से पानी डाला था और फिर उसमें हाथ डालकर उसे गूंदना शुरू किया था। पी मेरे हाथ, काज़मा की आवाज़ पर साइम ने चौंक कर अपना सर उठाया था। फिर उसके हाथों को देखते अपने जगह से उठा था और एक नज़र बाउल को देखा था, जो सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। फिर काज़मा, जो अपने गूंधे आटे को फखरिया नज़रों से देख रही थी। ये क्या किया है बेवकूफ़ लड़की, मैंने आटा गूंदने को कहा था, इसमें तैरने को नहीं। साइम मुश्किल अपना गुस्सा दबाए चबा चबा कर बोला था। क्या हुआ, सही नहीं बना क्या? बुआ ने भी तो ऐसे ही बनाया था। काज़मा को उसके गुस्से की समझ न आई तो न रूठेपन से बोली थी, नहीं, बहुत अच्छा बना, इस पर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। साइम ने तंजिया लहजे में कहा था, जो उसके सर पर से गुजरा था। सच्ची मुझे इनाम मिलेगा? तो इनाम मेरी पसंद का देना। मुझे ना रायका आपू के पास छोड़ाएं, सच्ची बहुत भूख लग रही है। काज़मा मासूम शक्ल बनाकर बोली थी। व्हाट, तुमने खाना नहीं खाया? साइम गुस्से से चिल्लाया था, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। तो इतनी देर से कह नहीं सकती थी? ज़रूर अपना फोड़पना दिखाना था। साइम उसके हाथ धुलवाते हुए उसे डिपट रहा था, जबकि वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खलाई मखलूक ज़मीन पर उतर आई हो। उसको कुर्सी पर बिठाते सालन की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो जल चुका था। साइम एक तासुफ भरी नज़र उस पर डालकर फ्रिज से बिरयानी निकालते उसे गर्म करने लगा। काज़मा दांत देती नज़रों से उसे देख रही थी। चिकन बिरयानी और पानी का जग उसके सामने रखते उसे खाने का इशारा किया था, जिस पर वो चुपचाप खाना शुरू हो गई थी। साइम, जो इस उम्मीद में था कि वो उसे पूछ ही लेगी, उसको ना पूछते देख खुद ही खाने लगा था। 3 चम्मच लेते काज़मा प्लेट खिसकाकर उठ गई। उसकी खुराक का अंदाज़ा साइम को उसकी सेहत से हो गया था, इसलिए सर झटक कर अपना खाना खाने लगा। काज़मा भी कंधे उचकाकर बाहर निकल गई। साइम की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था।
احتشام بلوچ فجر کی اذان پر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا دیکھتے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی اور اس کا بالکل دل نہ تھا وہاں جانے کا، لیکن پھر کسی خیال کے تحت چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا، مطلب وہ سو گئی تھی۔ احتشام نے سکون کا سانس لیا تھا، خاموشی سے چلتے ڈریسنگ روم میں گیا تھا اور چینج کرتے باہر آیا تو زوہا کو اپنا منتظر پایا تھا۔ سائیں، آپ کہاں تھے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زوہا نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا، جس پر احتشام نے صرف سر ہلا دیا تھا۔ میں کیسے شکایت کروں اپنی زندگی سے؟ تو ہی بتا اے دل، تو نے اسے چاہا کیوں تھا؟ احتشام، سائیں آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میری وجہ سے کاظمہ کو تکلیف ہوئی؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے سر جھکا کر پوچھا تھا۔ نہیں زوہا، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑا پریشان تھا، اس لیے حویلی نہیں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں غصے میں تمہیں کچھ کہہ دوں جس کی تکلیف ہم دونوں کو برداشت کرنی پڑے، اس لیے خود کو تھوڑا وقت دے رہا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، فضول سوچیں نہ پالو، احتشام نے پلٹتے نرمی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، ماں اور باقی سب نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا نہ؟ اس کو اپنے حصار میں لیے بیڈ کی طرف بڑھتے پوچھا تھا۔ نہیں، کسی نے بھی مجھ سے بات تو دور کی بات میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ زوہا کے بتانے پر احتشام نے پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زوہا پریشان مت ہو، میں خود سب سے بات کروں گا، صبح وہ نارمل ہو جائیں گے۔ رائکا کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا وعدہ ہے رشنا اور ماں تم سے بات کر لیں گی، احتشام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کو کہا تھا۔ اس کے لمس پر زوہا کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی، لیکن رائکا کے لیے اسے عجیب لگا تھا کہ وہ کیوں اس سے اس طرح رویہ اختیار کر رہی ہے، اور وہ شاہینہ بلوچ کو چاچی کیوں کہتی ہے؟ کیا رشتہ ہے رائکا اس حویلی سے؟ زوہا احتشام سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کو آنکھیں موندے دیکھ چپ ہو گئی تھی۔ احتشام نے کچھ دیر بعد اپنے پہلو میں سوئی زوہا پر ایک نظر ڈالی تھی، پھر نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکالتے اس کا سر تکیے پر رکھ کر بالکنی میں آ گیا تھا۔ سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی تھی۔ وہ کوئی چین اسموکر نہ تھا، لیکن کبھی کبھی سخت پریشانی میں سگریٹ نوشی کرنے لگتا تھا۔ اچانک نظر لان میں ٹہلتی شاہینہ بلوچ پر پڑی تو اس کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں۔ سگریٹ جوتے سے مسل کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ماں، شاہینہ بلوچ جو کھوئی کھوئی سی پھولوں کو دیکھ رہی تھیں، احتشام کی آواز سن کر چونکتے پلٹی تھیں۔ احتشام، تم کاظمہ کو نہیں لے کر آئے؟ اس کو دیکھتے بے قراری سے پوچھا تھا۔ ماں، آپ کو کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ آپ کون سا اس سے محبت کرتی ہیں؟ تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ان پر طنز کیا تھا۔ احتشام، میں اس سے نفرت نہیں کرتی، بس اسے خود سے دور رکھتی تھی، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے تو ہوتی تھی نا، لیکن اب تو وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، خدارا اسے لے آؤ، شاہینہ بلوچ نے تڑپ کر کہا تھا، جبکہ احتشام اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بچپن سے یہی دیکھتا آیا تھا، ہمیشہ انہوں نے اسے بے رخی ہی برتی ہے، اور آج اتنی محبت کیوں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماں، وہ سائم کے نکاح میں آ گئی ہے، سائم بلوچ نے نکاح کیا ہے اس سے۔ احتشام کی بات پر انہیں لگا کسی نے پگھلا سیسا اڈیل دیا ہو ان کے کانوں میں۔ وہ خالی نظروں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کاظمہ کا نکاح، وہ بھی سائم سے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا احتشام، تمہاری وجہ سے میری بچی کس جہنم میں پھنس گئی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، شاہینہ بلوچ غصے سے چلائی تھی۔ بمشکل انہوں نے خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ ماں، وہ کاظمہ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں بہت جلد لے آؤں گا اسے۔ تم لے آؤ گے؟ نہیں احتشام، تم نے زوہا اسفند بلوچ سے محبت کر کے بہت غلط کیا ہے۔ جس شخص کو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، تم ابھی اس کے ماضی سے ناواقف ہو، بے حس انسان ہے وہ بہت۔ دعا کرنا کاظمہ کو اس سے محبت کرنے سے پہلے موت آ جائے۔ شاہینہ بلوچ کرب سے بول کر اندر چلی گئی تھی۔ احتشام کا دل تو گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا تھا سائم کا مزہ؟ کیا کچھ ایسا بھی ہے جس سے ماضی، کیا کچھ ایسا بھی ہے جس میں وہ بھی واقف نہ ہو؟ کیا کاظمہ محفوظ نہیں ہے؟ احتشام نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، مطلب ایک اور وجہ مل گئی تھی اسے متفکر ہونے کے لیے۔ صبح کاظمہ کی آنکھ بوا کے جگانے سے کھلی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بہت مشکل سے سوئی تھی۔ یہ اس کا گھر تو تھا نہیں جو شکوہ کر لیتی، اس لیے خاموشی سے اٹھتے اپنے کپڑے لے کر شاور لینے چلی گئی تھی۔ 20 منٹ بعد باہر آتے ہلکا سا کنگھا بالوں میں مار کر میسی جوڑے میں لپیٹ کر باہر چلی گئی تھی۔ ساری حویلی میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ لیکن پھر سر جھٹک کر کچن میں آ گئی تھی۔ وہاں موجود ملازمہ اسے دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ پھر بوا کو دیکھنے لگی تھی جو مہارت سے پراٹھے توے پر ڈال کر انڈا پھینٹ رہی تھی، جبکہ کچن میں رکھی کھانے کی میز بھی دیگر لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ کاظمہ بیٹا، آپ یہ انڈا پین پر سے اتار لو۔ بوا نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تو وہ سر جھٹک کر انڈے کو دیکھنے لگی تھی۔
इससे पहले वो पैन के पास से प्लेट उठाती, उसकी कलाई गर्म तवे से टकराई थी जिस पर एक दिल खराश चीख काज़मा के गले से निकली थी। बुआ हवास बाख्ता होते उसकी कलाई देख रही थी जो काफ़ी झुलस गई थी। तकलीफ के मारे काज़मा के आंसू नहीं रुक रहे थे। काज़मा बेटा, बुआ ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी जिस पर वो बुदक कर पीछे हुई। नहीं, दर्द हो रहा है, काज़मा रोते हुए नफ़ी में सर हिलाकर बोली थी। छोटी बीबी, आपको छोटे सरदार बुला रहे हैं। मुलाजमा ने जल्दी से उसको साइम का पैगाम पहुंचाया तो वो अपने आंसू साफ करती उसके कमरे की तरफ गई थी। तुम्हें क्या कहा था मैंने कि मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना, कहाँ है उसका? वही हाथ दबोचे गुस्से से फुंकारा था। काज़मा का बोलना महाल हो गया था। उसके जहन से ही निकल गया था कि रात को उसने क्या कहा था। मेरा हाथ, बकवास बंद करो। कहा था ना कि अपनी बात दोहराने का मैं आदी नहीं हूँ। उसके बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। साइम मजीद उसका हाथ दबोच कर करखत आवाज़ में बोला था। तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। काज़मा को हाथ की गर्दान करता देख साइम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। एक झटके से उसे छोड़ा था जिस पर वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी और झटके से ज़मीन पर गिरी थी। साइम पीछे टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर ज़मीन पर फेंका था। कांच टूटने के साथ काज़मा की भी चीख निकली थी। सहमी नज़रों से साइम की पुश्त को देखकर वहाँ से भागना चाह रही थी लेकिन पाँव खड़े होने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। दरवाज़ा खोलते एक 25 साला लड़की अंदर आई थी। काज़मा को साइम के कमरे में देखकर उसे हैरत हुई थी। काज़मा ने एक नज़र उस लड़की की ड्रेसिंग पर डालकर दोबारा नज़र झुका ली थी। ये भी पहनने की क्या ज़रूरत थी? काज़मा सोच कर रह गई थी। ब्लैक जीन्स जो घुटनों से फटी हुई थी, उस पर रेड छोटा सा टॉप पहन रखा था जो मुश्किल से उसकी थाइस तक आ रहा था। ये लड़की कौन है? साइम उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके से पलटा था। चेहरे के तासरात पथरीले हो गए थे। होंठों को बाहम पेवस्त किए खुद को कुछ बोलने से रोका था जब वो लड़की आगे बढ़कर उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू डाल गई थी। क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताओगे ये कौन है? उसके पूछने पर साइम ने एक नज़र काज़मा को देखा था जो मुसलसल रोते हुए अपने हाथ पर फूंक मार रही थी। उसकी जिल्द उतरी देख साइम को बेचैनी हुई थी। सरद से नज़रों का जाविया बदलकर एक झटके से उस लड़की से अलग हुआ था। तुम जाओ यहाँ से और 10 मिनट में मुझे अपना ये सूट इस्त्री चाहिए। साइम बेड पर से अपना कॉटन का सूट उसके हाथ में थमाकर बोला था। काज़मा लब भींचे थामकर उसके कमरे से निकल गई थी। साइम भी उसके पीछे कमरे से निकला था और असफन बलोच के कमरे में दाखिल हुआ था। क्यों बुलाया है आपने उसे यहाँ? साइम असफन बलोच के मुकाबिल आते दुरुस्तगी से मुस्तफसिर हुआ था ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। साइम बलोच, तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए जो जज्बात बन रहे हैं ना, बेहतर है इन्हें सुला दो वरना तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बाइस ही बनेंगे। जिस रोज़ उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हुई ना, वो उसी रोज़ छोड़ जाएगी तुम्हें। तुम अपनी ज़िद में एक लड़की को भी तोड़ दो, ये तुम जानते हो। इसलिए जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, बेहतर है वापस आ जाओ। असफन बलोच सख्त लहजे में बोलकर उसके बराबर से गुजर कर चले गए थे। साइम अपने लब भींच गया था। उसे गुस्सा आ रहा था उसके यहाँ आने पर और असफन बलोच भी उसे वो बात याद दिलाकर रह गए जो वो कभी भूला भी नहीं। क्या पूछते हो मुझसे? दर्द कहाँ होता है? एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। काज़मा सूट लेकर बुआ के पास आई थी। बुआ ने उसको इस्त्री लगा कर दी तो वो आंसू पीते इस्त्री देखने लगी थी। उसकी किस्मत में ये सब लिखा था, उसको आज पता चला और ना जाने क्या कुछ देखना बाकी था। कमीज़ पर इस्त्री रखते काज़मा कमीज़ जला चुकी थी। उसे कहाँ आता था ये सब करना। साइम भी उसे बगैर कुछ सीखने का मौका दिए बिना ही हर काम करवा रहा था। लाओ 2 कपड़े मुझे, साइम ने पीछे से आते सख्ती से कहा तो काज़मा ने एक नज़र कमीज़ को देखा था, फिर उठाकर पलटी थी। वो जानती थी अब सज़ा मिलेगी लेकिन उसका बिल्कुल दिल ना था कुछ सीखने का। उसका दिल घबरा रहा था। वो जाना चाहती थी यहाँ से लेकिन जा नहीं सकती थी। तुमने जला दी, अपनी तरह फालतू समझ रखा है क्या? जली हुई कमीज़ देखकर साइम गुस्से से चीखा था। फिर उसका हाथ थामे खींचता हुआ उसे लेकर हवेली की बैक साइड पर आया था। जबकि उसको यहाँ लाते देख काज़मा खौफ से कांप रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला था और दरवाज़ा बंद कर दे वहाँ से चला गया था। जबकि इतना अंधेरा देखकर काज़मा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। जल्दी जल्दी से खड़े होते दरवाज़ा बजाना शुरू किया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुनता। घुटनों में सर्दी फूट फूट कर रोती थी। इसके अलावा वो मासूम जान कर भी क्या सकती थी। आई हेट यू साइम बलोच, आई हेट यू। काज़मा पूरी कुव्वत से चीखी थी लेकिन वो ये भी जानती थी कि थोड़ी देर बाद माफ़ भी कर देगी। उसे कहाँ आता था नफ़रत करना, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हम तो आदाब मोहब्बत के पाबंद हैं जनाब, हमको आता नहीं इंसान से नफ़रत करना। रायका बेचैनी से हवेली के लॉन में चक्कर काट रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। वो काज़मा के पास जाना चाहती थी लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बड़ी हवेली के लिए निकल गई थी। थोड़ी देर चलकर उसको ऐसा लगा जैसे कोई पीछे आ रहा हो लेकिन फिर अपना वहम समझकर तेज़ से चलने लगी थी।
وہ جلد از جلد کاظمہ تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی حویلی سے نکل کر، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے آگے جاتی جب راستہ دو آدمیوں نے روکا تھا، رائکا خوف سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، رائکا نے اپنے لہجے کو مضبوط بنا کر بولا تھا جب نعمان نامی آدمی آگے آیا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں تمہارا راستہ روکا، بلکہ تمہارا کام ختم کرنے کے لیے روکا ہے، نعمان نے کہتے گولی چلائی تھی جو اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رائکا درد سے کڑھاتے زمین پر گری تھی۔ آخری بار بھی اس کی زبان پر کاظمہ کا ہی نام تھا۔ سر آپ کا کام ہو گیا، وہ لڑکی مر چکی ہے، نعمان نے فون کرتے کسی کو اطلاع دی تھی۔ پھر مثبت جواب ملنے پر اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ احتشام ملازم کی اطلاع دینے پر رائکا کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن آدھے راستے پر اس نے کسی کا وجود دیکھا تو وہ گاڑی روکتے باہر نکل آیا تھا، لیکن زمین پر پڑے وجود پر نظر پڑتے ہی احتشام بلوچ کی ذات دھماکے کی زد میں آ گئی تھی۔ جو رائکا ابھی کچھ دیر پہلے صحیح سلامت حویلی سے نکلی تھی، اب زمین پر موجود تھی۔ احتشام جلدی سے بیٹھا تھا، لرزتے ہاتھ سے اس کی نبض چیک کی تو وہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتے اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف گیا تھا۔ جلدی سے اسے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگائی تھی اور وہ گاڑی برق رفتاری سے دوڑائی تھی، لیکن خون مسلسل بہہ رہا تھا جس کو دیکھتے اس کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک سائڈ پر گاڑی روک کر اس کا پہنا دوپٹہ اتارا اور اس کو چادر کے سر پر اڑھایا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اس کے پیٹ کے گرد وہ دوپٹہ گزار کر کس کر گرا لگائی تھی۔ اس دوران احتشام کے ہاتھ پر خون لگ گیا تھا، لیکن اسے فکر کہاں تھی؟ فکر تھی تو بس ساتھ بیٹھی لڑکی کی، جس کو بہن کہا ہی نہیں مانا بھی ہے۔ بچپن سے اس نے محرومیاں ہی تو دیکھی تھیں، اب اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کا خود کا دل بھی کٹ رہا تھا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی روک کر اسے لیتے اندر کی طرف گیا تھا۔ چونکہ شہر میں جانے میں کافی وقت لگ جاتا، اس لیے گاؤں کے ہسپتال میں ہی لے آیا تھا۔ احتشام بلوچ کو دیکھ کر ڈاکٹر فوراً الرٹ ہوئے تھے۔ رائکا کے بے ہوش وجود کو اسٹریچر پر ڈال کر وہ ایک طرف ہو گیا تھا اور ڈاکٹر اسے حوصلہ دیتا اندر کی طرف چلے گئے۔ احتشام وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا تھا۔ 1 گھنٹہ پھر 2 گھنٹے بھی گزر گئے تھے، لیکن ڈاکٹر باہر نہیں آ رہے تھے۔ جو نرسز باہر آ رہی تھیں وہ کچھ بتا نہیں رہی تھیں۔ رائکا تم حویلی سے نکلی ہی کیوں تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی تمہیں؟ جس نے بھی تمہارا یہ حال کیا ہے نا، احتشام بلوچ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا جب ڈاکٹر دروازے کھول کر باہر آئے۔ اپنی سوچوں سے نکل کر احتشام تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ اس کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ بے قراری بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں مسٹر بلوچ، ہم آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلائیں گے۔ آپ کی پیشنٹ کا خون بہت بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت کافی نازک ہے۔ ان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اور وہ رکے تھے کیا؟ اور کچھ بھی ہے؟ احتشام لب کاٹتے ہوئے بولا تھا، جس پر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جی، ان کے پیٹ میں گولی لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب مشکل سے ہی کنسیو کر سکیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر احتشام لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر پھسلا تھا جس کو وہ بے دردی سے صاف کر گیا تھا۔ مطلب ابھی اور آزمائش باقی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں سے اپنے سامنے لے آئے جو انہوں نے ایک معصوم کو جیتے جی مار دیا۔ میں یہ بات رائکا کو کبھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، وہ ضرور اسے نوازے گا۔ احتشام ضبط سے آنکھیں بند کرتے دل میں بولا تھا۔ اس کے ایک غلط قدم کی وجہ سے اس کی دونوں بہنیں آج تکلیف سے گزر رہی تھیں۔ وہ جو کہتا تھا کہ کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، آج ہی خود ہی ان کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ وہ ایک اچھا بھائی ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مردہ قدموں سے رائکا کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ مشینوں میں جکڑی رائکا کو دیکھتے احتشام مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ میرا وعدہ ہے رائکا، تمہارے ہوش میں آتے ہی میں ان لوگوں کو سزا دوں گا جنہوں نے تمہیں اس حالت تک پہنچایا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے خود سے عہد کیا تھا، پھر آگے بڑھتے ایک عقیدت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زوہا کی صبح آنکھ کھلی تو احتشام کہیں نہیں تھا۔ اس کو کمرے میں نہ دیکھ کر زوہا کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ آج اکیلے سب کا سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ ان 2 دنوں میں کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ احتشام نے رات کو کہا تھا کہ وہ سب سے بات کرے گا، لیکن وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آج پھر اکیلے سب کا سامنا کرنا تھا۔ زوہا بے دلی سے اٹھ کر الماری تک گئی اور اس میں سے ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا نکال لیا تھا جس پر ہلکا سا موتیوں سے گلے پر کام کیا ہوا تھا۔ وہ لیتے ہوئے واش روم میں بند ہوئی۔ روشنا جو ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، باہر تخت پر اکیلی بیٹھی شاہینہ بلوچ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ مومانی، رائکا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح نماز کے بعد سے نہیں دیکھا۔
आप प्लीज़ उसे कुछ खिला दें, वो मेरी बात नहीं मान रही। रुशना उनके साथ बैठकर फिक्रमंदी से बोली थी, जिस पर उन्होंने अपनी तस्वीर साइड पर रखते अचंभे से उसे तका था। क्या मतलब रुशना? राइका अपने कमरे में होगी, मैंने खुद भी उसे सुबह से नहीं देखा था। शाहीना बलोच माथे पर बल डाले गोया हुई थी। नहीं मोमानी, वो कमरे में नहीं है, मैं देखकर आ रही हूँ। रुशना ने अपनी जगह से खड़े होते इन्हें बताया था। जब उनकी नज़र नीचे आती जोहा पर गई थी। गुलाबी सूट में मलबूस घबराई घबराई सी वो खूबसूरत लग रही थी। हर आजमाई से पाक चेहरा लिए वो उंगलियां मरोड़ते उनके सामने आकर रुकी थी। जोहा, आपने राइका को देखा है? रुशना पहली दफ़ा उससे हम कलाम हुई थी, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। फिर कहाँ गई? शाहीना बलोच परेशानी से बोलते बाहर की तरफ गई थी। उनके पीछे रुशना भी गई थी। जोहा भी मामले को समझने के गर्ज से उनके पीछे गई थी। राशिद, तुमने राइका बीबी को देखा है? शाहीना बलोच ने सख्ती से पूछा था। जी बीबी जी, वो सुबह बाहर गई थीं, अभी तक नहीं आई हैं, और उनके पीछे एहतशाम सरदार भी गए हैं, मुलाजिम ने मुअद्दब अंदाज में बोला था। क्या मतलब बाहर गई है? और तुमने जाने कैसे दिया? मुझे बताया क्यों नहीं? शाहीना बलोच करखदगी से बोली थी तो जोहा ने डर कर रुशना का हाथ थामा था, जिस पर रुशना ने उसे आंखों से ही पुरसुकून होने को कहा। बीबी जी, वो आ रहा था, फिर सामने से एहतशाम सरदार को देखकर मैंने इन्हें ही इत्तला दे दी थी, उन्होंने ही आपको बताने से मना किया था। मुलाजिम ने डरते डरते अपनी सफाई दी थी। इससे पहले वो मुलाजिम को कुछ बोलती, एहतशाम की गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसकी जानिब देखने लगी। उसके गाड़ी से निकलने पर उनकी तीनों की आंखें हैरत से फट गई थीं। उसके आसमानी रंग के कुर्ते पर खून को देखते जोहा की तो आंखों से आंसू ही जारी हो गए थे। एहतशाम, ये शाहीना बलोच कांपती आवाज़ में उससे बोली थीं। एहतशाम ने एक नज़र सबको देखकर अंदर चलने का इशारा किया तो वो उसके साथ साथ अंदर दाखिल हुई थी। एहतशाम गिरने के अंदाज में सोफे पे बैठा था। उसके साथ राइका को ना देखते उनके दिल में खदशात उभरे थे, जिसकी नफ़ी करती उसने एहतशाम से पूछा था, भाई राइका कहाँ है? रुशना के पूछने पर एहतशाम ने कर्ब से आंखें बंद करके खोली थीं, फिर खुद में हिम्मत मजतमा करके उनको बताना शुरू किया। राइका हॉस्पिटल में है, गोली लगी है उसे, डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे बहुत अहम हैं, हम सब दुआ करें। एहतशाम की खबर ने जैसे इनके पैरों से ज़मीन खींच ली। हैरत से गिंग चेहरे के साथ उसको देख रही थी, जैसे उनके सुनने में कोई गलती हुई हो और वो अभी अपनी तस्दीक करेगा। उसको ना बोलते देख वो उसकी हकीकत समझ चुके थे। काज़मा के बाद राइका और कितना कुछ देखना बाकी रह गया है, रुशना हल्के से बोली थी। उसकी बहन, उसकी दोस्त आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ये साइम बलोच ने किया है ना, उसे ही हमारी कोई खुशी रास नहीं आ रही। वो अपनी बहन का बदला हमारी मासूम बच्चियों से कैसे ले सकता है? वो तो वाकिफ़ भी नहीं कि फिर क्यों वो उनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन बैठा है। शाहीना बलोच हुज़ैनी अंदाज में चीखी थी। एहतशाम ने सुर्ख आंखों से उनको देखा था। माँ, ऐसा नहीं है, उसने नहीं किया ये सब कुछ। एहतशाम ने जैसे अदना सी कोशिश की थी कि वो साइम को उसका कसूरवार ना समझे। नहीं साईं, ये उन्होंने ही किया होगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आप मुझे तलाक दे। जोहा, एहतशाम अपनी जगह से उठते गुस्से से धाड़ा था कि कहीं इस लम्हे उसकी आवाज़ गूंजी थी। बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला गया था। जोहा ने नम आंखों से उसकी पुश्त को देखा था। काज़मा को इस जगह बंद हुए 3 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई यहाँ नहीं आया था। एक तो ये जगह हवेली के पीछे होने की वजह से कम ही इस्तेमाल में आती थी, और अगर किसी को पता भी होता तो भी कोई साइम के ख़िलाफ़ जाकर उसको बाहर नहीं निकालता। काज़मा तो रोते रोते कब की बेहोश हो गई थी। सारा बदन इस बंद जगह में पसीने से शराबूर हो गया था, लेकिन यहाँ फ़िक्र किसको थी? उसका सितमगर तो उसको सज़ा देकर हवेली से ही निकल गया था, और हवेली वालों के लिए तो काज़मा इतनी अहम ना थी जो वो उसकी फ़िक्र में हलकान होते, उसकी मदद करते। यहाँ के मालकों की तरह मुलाजमीन भी बेहिस थे। इंसान तो बहुत थे इस हवेली में, लेकिन इंसानियत किसी एक में भी नहीं थी। चुन चुन कर दे रहे हैं ये दर्द दुनिया वाले, गिन गिन के जैसे ली हो खुशी हर किसी से हमने। नुसरत बलोच जो मुलाजमा को खाने की हदायत दे रही थी, सामने से आती लड़की को देखकर उनकी तेवरी चढ़ गई। एक नागवार नज़र उस पर डालकर मुलाजमा को देखने लगी थी, लेकिन काज़मा इन्हें कहीं नज़र नहीं आई थी। बुआ, आपने काज़मा को देखा है? उनके पूछने पर उन्होंने अस्बात में सर हिलाया था। जी बीबी, वो छोटे सरदार ने इन्हें बुलाया था, उनके बताने पर वो पुरसुकून होती बाकी काम देखने लगी थी। लेकिन इस लड़की को तो साइम ने ड्रेस प्रेस करने के लिए दिया था 3 घंटे पहले, और वो खुद हवेली से बाहर है। अमारा ने अपने फ़ोन से नज़र हटाकर उनको बताया तो उनको परेशानी ने आन घेरा था। कहाँ गई वो? कहीं साइम ने फिर से तो कुछ गलत नहीं कर दिया इस बच्ची के साथ? नुसरत बलोच मुतफिक्र होकर बोलते बाहर गई थी। वैसे इस लड़की का नाम क्या है? अमारा ने बुआ से पूछा तो बुआ ने रूखे से लहजे में जवाब दिया था,
काज़मा नाम है और अपने काम में जुट गई। काज़मा, इंटरेस्टिंग नेम। अमारा बोलकर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई थी। साइम डेरे पर बैठा ना जाने कितनी सिगरेट फूंक चुका था, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। सुबह सुबह उस लड़की को अपने सामने देखकर साइम को गुस्सा आ गया था, जो सारा काज़मा की मासूम जान पर निकला था। 3 घंटे में कितनी ही बार उसके दिल ने उसके पास जाने को कहा था, लेकिन अपने दिल को सख्ती से लिपट कर वो वहीं बैठा था। वो नहीं चाहता था कि वो उससे मोहब्बत करने लगे या साइम खुद उसमें दिलचस्पी ले। अगर 8 साल पहले वो सब ना हुआ होता तो साइम काज़मा को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना होने देता, लेकिन वो काली रात इससे सब कुछ छीन कर ले गई थी। उसके अंदर के इंसान को मारकर वो उसे वहशी बना गई थी कि हर कोई उससे बात करने से पहले 10 बार सोचता था। वो नहीं चाहता था कि काज़मा उसकी हकीकत जानकर उससे नफ़रत करने लग जाए या फिर साइम उससे मोहब्बत करके उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे, इसलिए उसे ज़ख्म देते खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर रहा था। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो काश जज्बात की रो में बहक कर उससे निकाह ना करता तो वो इतनी तकलीफ़ से ना गुज़रती, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई चारा नहीं था। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूँ, मुझे डूब के मर जाने दे। ऐ नए दोस्त, मैं समझूंगा तुझे भी अपना, पहले माजी का कोई ज़ख्म तो भर जाने दे। ज़ख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ कि कहूँ तुझसे मगर जाने दे। आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी, कोई आंसू मेरे दामन पे बिखर जाने दे। साथ चलना है तो फिर छोड़ दे सारी दुनिया, चल ना पाए तू मुझे लौट के घर जाने दे। ज़िंदगी मैंने उसे कैसे परोया था ना सोच, हार टूटा है तो मोती भी बिखर जाने दे। इन अंधेरों से ही सूरज कभी निकलेगा नज़ीर, रात के साए ज़रा और निखर जाने दे। साइम दिल के मुसलसल एक ही जिद से तंग आकर उठा था और अपना सामान लेते अपनी जीप में बैठा था। रश ड्राइविंग करते वो हवेली में दाखिल हुआ तो अपने कमरे में जाने के बजाय किचन में चला गया। वो एक नज़र उसे देखना चाहता था, लेकिन किचन में उसके अलावा अब बुआ को देखकर वो माथे पर बल सजाए क्वार्टर की तरफ गया था। मुलाजिमा हैरानगी से उसे देख रहे थे जो क्वार्टर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो उनसे बेनियाज बुआ के कमरे के सामने आकर रुका। नाप घुमाकर कमरा खोला तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड टटोले लाइट जलाई थी, लेकिन अब उसको कमरे में ना देखते गुस्सा आया था। अचानक ही बिजली की तेज़ी से उसके दिमाग में सुबह का वाक़या गुजरा तो साइम को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मतलब वो सुबह से स्टोर में बंद है। साइम लंबे लंबे डग भरता हवेली की बैक साइड आया तो दरवाजे को बंद देखकर साइम ने पूरी कुव्वत से अपना हाथ दीवार पर मारा था। जल्दी से दरवाज़ा खुला तो आगे का मंजर देखकर साइम को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। ज़मीन पर काज़मा बेहोश पड़ी थी, चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान मौजूद थे, बाल गर्दन और चेहरे पर चिपके पड़े थे। साइम ने आगे बढ़कर उसको बाहों में उठाए अपने कमरे की तरफ गया था। अहद, जो नुसरत बलोच से काज़मा के ना मिलने की बात सुन रहा था, उसको साइम की बाहों में आते देख जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन मिला गया। साइम ने लाकर उसे बेड पर लेटाते उस पर कंफर्टर डाला था और फिर उसके सरहाने बैठकर उसका गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अहद और नुसरत बलोच परेशानी से साइम के चेहरे को देख रहे थे, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। 20 मिनट बाद डॉक्टर अंदर आया तो साइम ने उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ अहद, तुमने फीमेल डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? साइम के चिल्लाने पर अहद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सॉरी भाई, जल्दी जल्दी में जहन से निकल गया था। सुनो, इसे हाथ भी मत लगाना, जो करना है दवा दूर खड़े होकर करना और अपनी आंखों को नीचे रखो। साइम के सर्द अंदाज में कहने पर डॉक्टर ने बेबसी से अहद की जानिब देखा था। जब वो ना उसे देखेगा और ना हाथ पकड़ेगा तो वो चेक कैसे करेगा? डॉक्टर बेचारा सोच कर रह गया, कह तो सकता नहीं था। साइम, काज़मा को देखने दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो देखेंगे नहीं तो दवा कैसे देंगे? नुसरत बलोच ने नरमी से कहा था। साइम एक सख्त घुरी से डॉक्टर को नवाज कर साइड पर हुआ था। देखिए, ये बहुत कमज़ोर हैं, डर और बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई हैं, इनका ख्याल रखें। डॉक्टर के कहने पर साइम ने अस्बात में सर हिलाकर उसे बाहर जाने को कहा था, जिस पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता बाहर निकल गया था। अहद भी साथ गया था। माँ, मुझे गर्म पानी और टॉवल लाकर दें। साइम की अजीब बात पर वो चुपचाप चली गई थी। 5 मिनट बाद उसकी मंगवाई चीज़ें उसको देकर वहीं खड़ी हो गई थीं कि आखिर वो करने क्या वाला है। साइम ने पानी में टॉवल को भिगोकर उस पर फूंक मारकर काज़मा के हाथ पर रखा था और उस जगह को साफ करने लगा था जहाँ से अभी डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा था। नुसरत बलोच आंखें फाड़े अपने बेटे की हरकतें देख रही थीं। फिर से उसको वही अमल करते देख अपनी मुस्कुराहट दबाते बाहर निकल गई थीं। पीछे साइम उसके हाथ को रगड़ रगड़ कर लाल कर चुका था, लेकिन शायद उसे अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए बाउल साइड पर रखते खुद भी उसके साथ दराज हो गया था। गहरी नज़रों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखते उसे खुद में भेज गया था।
पीच कलर की मैक्सी जिस पर वाइट डायमंड का काम किया गया था, साथ पीछी दुपट्टा सर पर टिकाए जिसके बॉर्डर पर भी मैक्सी जैसा वाइट डायमंड का काम था। हल्का मेकअप किए, बालों को स्टाइलिश जूड़े में बांधा हुआ था जिससे कुछ लटें निकलते उसके चेहरे पर बोसा दे रही थीं। नाजुक सी गर्दन में गुलूबंद पहने, हाथों में डायमंड के बारीक से कंगन पहने वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। साइम की नज़र उस पर पड़ी तो पलटने से इनकारी हो गई थी। एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर साइम ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया था। काज़मा बलोच, मैं साइम बलोच, अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता। मैंने पूछा, मेरा जुर्म बता, जो भी हो। हुक्म आया, सज़ा के काट खता जो भी हो। काज़मा बलोच, मैं साइम बलोच, अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता। साइम एक झटके से उठा था, सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। दिल की धड़कनें इस हद तक तेज़ थीं कि वो कानों में गूंज रही थीं। साइम ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में सारा पी लिया था। उसने एक नज़र साथ सोई हुई काज़मा को देखा, उसके चेहरे पर हाथ ले जाते उसकी बंद आंखों को छुआ, गोया उसे यकीन ना हो कि ये काज़मा ही है। उसके हर नक्श को अपनी उंगली के पोर से महसूस करते वो खोया खोया सा था, जैसे अभी भी ख्वाब के ज़ेरे असर हो। अपने चेहरे पर नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके काज़मा ने आंखें वाह की तो सीधे उसकी काई सी काली आंखों से टकराई थी जिनसे वहशत टपक रही थी। काज़मा को उससे खौफ महसूस हुआ था। वो डरते पीछे हो रही थी जब साइम होश में आते उसके हाथ को थामकर उसे अपने सीने से लगा गया था। काज़मा समझ नहीं पाई थी कि एक लम्हे में उसके साथ क्या हुआ है। चुपचाप उसके सीने से लगी उसकी धड़कनों को सुन रही थी। फिर जब उसका सुबह का सलूक याद आया तो वो उसके हिसार में कसमसाने लगी थी। साइम भी उसकी तबीयत को देखते उससे अलग कर गया था, लेकिन हाथ अभी भी मजबूती से थाम रखा था कि वो छोड़ जाएगी उसे। काज़मा परेशानी से उसका बदला बदला अंदाज देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी क्या है ये शख्स, पल में तोला पल में माशा। काज़मा उसे समझने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। साइम उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे पहला इस्तेहकाक भरा लम्स उसकी पेशानी पर सब्त कर गया था। उसके पहले लम्स पर काज़मा की हालत गैर हो गई थी। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, जबकि साइम जान निसार नज़रों से उसके लाल होते चेहरे को देख रहा था। क्या उसे मोहब्बत हो गई है? दिमाग के सवाल पर साइम परेशान हुआ था। हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है, दिल ने जैसे हार मानी थी। इकरार करो, दिमाग ने मशवरा दिया था। नहीं, दिल ने नफ़ी की थी। क्यों? दिमाग ने सवाल किया था। किसी कमज़ोर लम्हे में अगर मैं कह पड़ूँ तुमको मुझे तुमसे मोहब्बत है तो हंसकर टाल देना बात मेरी और बताना कि मोहब्बत जिनसे होती है इन्हें आगाह नहीं करते कि आगही मोहब्बत में गोया मौत होती है। मोहब्बत नाम है खामोश जज्बे का, सिसकने का, तड़पने का, सुलगने का। अगर बतलाओगे महबूब को चाहत के बारे में, वो तुमसे दूर हो जाएगा, वो तुमको छोड़ जाएगा, वो तुमको ख़ास से यकदम ही बिल्कुल आम कर देगा, वो तुमको इश्क के बाज़ार में बेनाम कर देगा। सो ए हमदम, लगाओ दिल को तुम 100 बार, लेकिन ध्यान ये रखना तुम्हारे दिल में जो ठहरे उसे ये मत बताना वो तुम्हारे दिल का बासी है। उसे ये मत बताना कि बग़ैर उसके उदासी है। उसे बिल्कुल ना जतलाना कि तुमको उसकी चाहत है। उसे बिल्कुल ना बतलाना तुम्हें उससे मोहब्बत है। काज़मा ने नम आँखों से उसे देखा तो साइम होश में आया था। आज ना जाने क्यों वो हर लम्हे में खो रहा था। हनी, रो क्यों रही हो? उसके गाल साफ करते नरमी से पूछा था। रायका आपू के पास जाना है। काज़मा उसको नरम देखकर फ़ौरन बोली थी। क्यों जाना है? उसकी आंखों में देखते सवाल किया था। याद आ रही है, वो ठीक नहीं है। काज़मा धीरे से मिनमिनाई थी। तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक नहीं है? साइम ने उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखते उसका चेहरा ऊंचा किया तो काज़मा ने एक नज़र उसको देखकर दोबारा पलकों की झालर गिरा दी थी। साइम तो फिदा ही हो गया था उसकी इस अदा पर। फरते जज्बात में आते उसकी आंखों पर लब रख गया था। काज़मा कांप कर रह गई थी उसकी जुर्रत पर। तुम इतना वाइब्रेट क्यों होती हो? थोड़ा सा हाथ लगाओ, फ़ौरन वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। साइम ने पीछे होते तंज किया तो वो जी भर कर शर्मिंदा हुई। बताओ, साइम ने सख्ती से पूछा तो काज़मा ने हलक तर करते ही एक ही सांस में जवाब दिया, मैं खुद नहीं होती, ये खुद ही हो जाता है। उसकी मासूम से जवाब पर साइम को टूटकर उस पर प्यार आया था। क्या वो लायक था इस लड़की के जो इतना कुछ होने के बाद भी उससे नफरत नहीं कर रही थी, उसको झटक नहीं रही थी? हाँ, लेकिन अब उसकी सब्ज़ झील सी गहरी आंखें जिनमें वो अपना अक्स देखना चाहता था, वो उससे खौफ खा रही थी, जिसको देखते उसके पत्थर दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी। उसी के लिए तो धड़का था ये दिल, तो तकलीफ़ क्यों करना होती? साइम, काज़मा ने अपना कपकपाता हाथ उसकी पुश्त पर रखा था। उसका नरम लम्स अपने हाथ पर महसूस करके वो अपनी सोचों को झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। तुम मुझे साईं क्यों नहीं कहती जैसे बाकी शादीशुदा औरतें कहती हैं अपने शौहरों को? साइम के दिल ने ख्वाहिश की तो वो अपनी फरमाइश ज़ुबान के ज़रिए उस तक पहुँचा गया। काज़मा आंखें फाड़े उसकी फरमाइश सुन रही थी, फिर गाल फुलाकर खुबगी से बोली,
पहले साइम कहने वाली हरकतें करें, फिर साइम के साथ साइं भी कह दूंगी। उसकी बात पर उसके उनाबी लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया था, जो वो काज़मा की नज़र में आने से पहले ही छुपा गया था। क्या थी ये छोटी सी लड़की, पल में शेरनी बन जाती तो कभी सहमी हिरनी। साइम बलोच समझ नहीं पा रहा था अपनी छोटी सी बीवी को। साइम झटके से उसे बेड पर गिराए, उसके ऊपर साया फगन हुआ तो काज़मा अपनी आंखें सख्ती से मिच गई थी। आंखें खोलो, हुक्म सादर किया था। मैंने कहा आंखें खोलो। लड़की साइम का दबा दबा चीखने पर वो अपनी आंखें खोल गई थी। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसे समझ लो, साइम ने उसकी शाहरब को अंगूठे से सहलाते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा तो वो डरकर असबात में हिला गई। तो क्या कह रही थी तुम कि मैं साईं वाली हरकतें करूं? तो तुम तब मुझे साईं कहोगी, तो फिर क्या ख्याल है हनी, कर लूँ साईं कहलवाने वाली हरकतें? साइम ने मैंने खेजी से बोझल निगाहों से उसे तकते कहा तो उसकी बात काज़मा के सर पर से गुजरी थी, लेकिन उसे ये सब कुछ बल्कि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। और ऊपर से हाथों में जलन का एहसास महसूस करके काज़मा ने उसके सीने पर अपने हाथ रखते उसे पीछे हटाकर खड़ी हुई थी। साइम खुद ही पीछे हो गया था, वरना उसकी छोटी सी बेगम की मासूम जान कहाँ उसे 1 इंच भी हिला सकती थी। वो खामोशी से उसकी कार्रवाई देख रहा था। काज़मा अपना दुपट्टा सर पर टिकाए चप्पल पैरों में पहनकर दरवाजे की जानिब जा रही थी, जब साइम सर्द अंदाज में बोला था, कहाँ जा रही हो? वही जो मेरी हैसियत और औकात के मुताबिक जगह है। काज़मा ने बिना पलटे तंजिया अंदाज में कहा था। आज उसने पहली दफ़ा किसी से ऐसे बात की थी, वो भी अपने शौहर से। दरवाज़ा खोलकर चली गई। साइम गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था जैसे उसने उसे भेजा हो, लेकिन फिर सर झटक कर फ्रेश होने चला गया। अंदाज़ा भी है आपको कि आपने क्या कहा है अभी एहतशाम भाई से? अगर वो गुस्से में आकर दे देते आज़ादी तो क्या करती आप? अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें जोहा। एहतशाम बलोच। रुशना ने जोहा को बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था और उसकी नम आंखों को देखते चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया था। मैं ये सब की बेहतरी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी वजह से पहले काज़मा और अब रायका तकलीफ़ से गुजर रही है। मैं ऐसा नहीं चाहती थी रुशना आपू। मैंने एहतशाम साईं से मोहब्बत नहीं इश्क किया है। मैंने वो अल्फाज किस तरह कहे थे ये तो या मैं जानती हूँ या मेरा खुदा, जोहा ने रोहानसी आवाज़ में कहा। तो रुशना और शाहीना बलोच को उस पर तरस आया था। मोहब्बत से दस्तबरदार होना कितना मुश्किल है ये तो रुशना भी जानती थी। दिलो दिमाग में बसे उस शख्स से बेइतनाई बरतना कहाँ आसान होता था, जहाँ ज़ुबान उससे बातें करते और कान उसे सुनकर नहीं थकते थे। अचानक उसे छोड़ देना किस तकलीफ़ से दो चार करता है ये रुशना बलोच जानती थी, लेकिन सामने बैठी लड़की तो इश्क के रास्ते पर गामजन थी। कितना मुश्किल होगा उसके लिए वो सब, लेकिन वो तकलीफ़ का मदावा करने के चक्कर में महबूब को तकलीफ़ ही दे गई थी। जोहा आज़ादी का मतलब एक नई जंग शुरू करने के मुतरादिफ है। इससे सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। और वैसे भी बलूच ख़ानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं दी गई, क्योंकि ये अल्लाह का सबसे नापसंदीदा अमल है। मेरी दोनों बच्चियों की आजमाइश का वक्त है, क्योंकि वो रब करीम उनसे बहुत मोहब्बत करता है और जो कुछ भी हुआ है इसमें उसी की कोई मसलिहत होगी जिसको हम नादान लोग नहीं समझ सकते। तुम काज़मा और रायका को छोड़कर अपने शौहर पर ध्यान दो। अब जब शादी कर ही ली है तो उसे निभाने की कोशिश भी करो। शाहीना बलोच संजीदगी से बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इतना यकीन है ना आप सबको अल्लाह पर? जोहा ने इश्तियाक से बोला था। हाँ, क्योंकि उसकी ही ज़ात है जिस पर कामिल यकीन रखने से आपका यकीन कभी टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप टूटे हुए भी होंगे तो उस पर यकीन रखते वापस जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि टूटे हुए दिलों का हाल अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो हर हाल में अपने बंदे का साथ देता है। तुम्हें पता है जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं ना, वो उतने ही इंतज़ार में होते हैं अल्लाह की रहमत के, उसकी मौजज़ों के। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं वो उतने ही मुंतज़िर होते हैं मौजज़ों के। लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। इन्हें यकीन होता है कि वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, इससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अल्लाह की राज़ी में रज़ा रहते हैं और वो बस इस पर यकीन करके सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं और वो कामयाब होते हैं। हमारी आजमाइश का वक्त है, काज़मा और रायका की आजमाइश है, और अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को आजमाइश में डालता है। वो देखता है कि उसके बंदे सब्र करेंगे या शिकवा। वो हर लम्हा उनके साथ होता है, उनको संभालने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए। हमारी परेशानी में भी हमारे लिए मसलिहत पोशीदा है जिसको हम नहीं समझ सकते। हालात का मुकाबला करने के बजाय इससे जान छुड़ाना ये मसले का हल नहीं होता। तुम्हें यकीन है कि अगर भाई तुम्हें तलाक दे देंगे तो सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? ऐसा नहीं है जोहा।
सारी चीज़ें ठीक नहीं बल्कि बिगड़ जाएंगी। तुम तन्हा हो जाओगी, कहाँ जाओगी तुम? यहाँ से क्या बड़ी हवेली के लोग तुम्हें कबूल करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए आइंदा ऐसी बातें मुँह से ना निकालना। हमें नहीं पता कब इंसान गुस्से में आकर ये गुनाह मुर्तब कर दे, इसलिए अपने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक करना। और अभी जाकर तुम भाई को मनाओ, जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम अपने लफ्ज़ों से बहुत गहरी तकलीफ़ पहुंचा चुकी हो उन्हें। रुशना के नरमी से समझाने पर ज़ोहा ने इस बात में सर हिला दिया था। वो खो गई थी उसके लफ्ज़ों में। इतनी खूबसूरती से उसने लफ्ज़ों का चुनाव किया था कि वो हैरान थी। उसे भी यकीन था अल्लाह पर, जब भी तो वो आज इस हवेली में एहतशाम बलोच की बीवी की हैसियत से है। लेकिन उसके जितना यकीन तो ना था जो हर तकलीफ़ को आजमाइश का नाम देकर उस पर सब्र कर रहे हैं। वो खुशकिस्मत समझ रही थी ख़ुद को इस हवेली की बहू बनकर, जहाँ इससे बुरा सलूक नहीं किया, घर से भागी लड़की का ताना नहीं दिया। और कौन दे सकता है जब उसका मुहाफिज खुद उसे तहफ़्फ़ुज़ दिला रहा था, उसे इज़्ज़त दिला रहा था। अगरचे वो इससे मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के लफ्ज़ों को निभा रहा था। मोहब्बत के मीम का मतलब है महरम, मोहब्बत के हे का मतलब है हलाल, मोहब्बत के बे का मतलब है बरकत, मोहब्बत के ते का मतलब है तहफ़्फ़ुज़। जब इंसान अपने महरम रिश्ते से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत उसके लिए हलाल होती है। इस रिश्ते में बरकत और तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये मतलब होता है मोहब्बत का। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, लेकिन मोहब्बत में सिर्फ पाकीज़गी जायज़ है जो इस जज्बे को खूबसूरत बनाती है। इसलिए तो निकाह के दो बोल में इतनी ताकत रखी गई है कि ना चाहते हुए भी एक शख्स का दूसरी जानिब राग़िब हो जाता है दिल, क्योंकि वो रिश्ता हलाल है और इसमें रखी गई मोहब्बत में पाकीज़गी है। लेकिन ज़ोहा ने ऐसी मोहब्बत ना की थी। उसने तो निकाह से पहले एहतशाम से मोहब्बत की थी, उसे अपनी दुआओं में मांगा था। हाँ, लेकिन उसने सब्र से काम नहीं लिया था। उसकी मोहब्बत गलत नहीं थी, उसका तरीका गलत था। उसने शरीयत के मुताबिक अपना हमसफ़र तो ख़ुद पसंद करा था और उसके निकाह के पैगाम पर निकाह भी करा था, लेकिन इस सब में बहुत से लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। ये सब सोचते ज़ोहा ने अपने कमरे की तरफ गई थी। नाप पर हाथ रखते उसे घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लॉक था। ज़ोहा की आंखों में फ़ौरन नमी तैरी थी, मतलब वो उससे सख्त खफा है। आहद ने कल रात से अब तक बहुत बार रुशना का नंबर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ही वो उसका फ़ोन काट देती थी। उसने थक हार कर फरियाल को फ़ोन मिलाया था, जो तीसरी घंटी पर उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, मैं आहद बात कर रहा हूँ, कैसी हो तुम? उसके थके हुए अंदाज पर पूछने पर फरियाल को दुख हुआ था, मतलब वो अब तक उससे बदगुमान थी। उस दिन रुशना को हकीकत बताने के बाद भी फरियाल ने उसे बहुत फ़ोन किए थे कि वो अपना दिल साफ़ कर ले, आहद की जानिब से उससे बदगुमान ना हो। पर रुशना ने तो ठान ली थी कि बग़ैर गलती के भी उसे सज़ा देगी। अगर उसे ज़्यादा मजबूर किया तो वो उसका नंबर ब्लॉक कर देगी। इसलिए थक हार कर फरियाल ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। कहाँ खो गई? आहद ने जब काफ़ी देर उसका कोई जवाब ना सुना तो झुंझला कर बोला था, कहीं नहीं आहद, मैं ठीक हूँ और तुम ठीक नहीं होगे। मैं हमेशा तुम्हें बुरा समझती थी क्योंकि मैं तुम दोनों की दोस्ती के ख़िलाफ़ थी, बल्कि मुझे लड़के लड़की की दोस्ती ही नहीं पसंद, इसलिए तुम्हें सुनाती रहती थी। खैर, तुम इतने बुरे नहीं हो और इस दिन के लिए माजरत, मैंने ज़्यादा ही कह दिया था। फरियाल निदामत से बोली थी, कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। बस अपनी दोस्त को मना दो, उसे कहो कि एक बार बात तो सुन ले मेरी। आहद इल्तिजाई गोया हुआ था। आहद, तुम परेशान ना हो, हकीकत में तो तुमने कुछ किया ही नहीं, बल्कि कुछ हुआ ही नहीं। वो सब कुछ रुशना की हालत बनाई गई थी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। फरियाल ने उसकी परेशानी कम करने के लिए उसे सच बताया तो आहद अपनी जगह झटके से उठा था, मतलब वो ठीक कह रहे थे, उसने ज़ना नहीं किया था, वो बेकसूर था। आहद ने तशक्कुर भरी नज़रों से आसमां की जानिब देखा था। क्या रुशना जानती है? आहद ने बेचैनी से पूछा था। हाँ, वो तुमसे पहले का जानती है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं, वो अभी भी तुम्हें कसूरवार समझती है। फरियाल ने परेशानी से कहा तो आहद को दुख हुआ था, मतलब वो गलती पर ना होकर भी उसे सजा दे रही है। अलविदाई कलमात कहकर आहद ने कॉल कट कर दी। रुशना की हरकत ने उसे बहुत मायूस किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस पर यकीन नहीं कर रही। हारे हुए इंसान की तरह सोफे पे बैठा था।